जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। हमेशा की तरह आज हम फिर हाजिर हैं उन इवेंट्स के साथ में जहां से आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। पिछले कुछ दिनों में कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई है, कुछ दिन हम मिस कर गए हैं, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वहां से जो इवेंट महत्वपूर्ण है उन्हें हम हमारे इन सेशंस में कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले 6 अक्टूबर 2025 के उन इवेंट से जहां से सवाल बन सकते हैं और अलॉन्ग विद द 6 हम पुरानी डेट के जो महत्वपूर्ण इवेंट्स है उन्हें भी कवर करने वाला है। अगर सबसे पहली बड़ी खबर लेते हैं, आज की बड़ी खबर हमने पीआईबी से ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4 अक्टूबर को ट्रिब्यूट दिया त्रिपुर कुमारन एंड सुब्रमण्यम शिवा को उनके रिमेम्बरेंस डे पे। जब भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात होती है तो एक बड़ा इल्जाम इतिहास पर लगता है और वो लगता है कि यहाँ पर इतिहास लिखते समय कई ऐसे जननायक हैं, ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जिन्हें उतना वेटेज नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए। देश का एक बड़ा तबका उनके नाम से अनभिज्ञ है और वैसे ही दो नाम आप लोगों ने शायद ही सुने हो कभी। वो नाम है त्रिपुर कुमारन और सुब्रमण्यम शिवा। तमिलनाडु से बिलोंग करने वाले ये दो बेटे जिन्होंने भारत के आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु हाँ, मेन टेक्स्ट अगर बुक के बारे में बात करें तो ये नाम कभी भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते। अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनके ऊपर ट्वीट किया है तो ये महत्वपूर्ण भी है और ये न्यूज में ट्रेंडिंग भी बनता है। और अगर ट्रेंडिंग बने हैं तो स्टैटिक पोर्शन में यहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो बन जाती। थोड़ा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के दो महान स्वतंत्रता सेनानियों में त्रिपुर कुमारन एंड सुब्रमण्या शिवा को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि जो है वो दिए। त्रिपुर कुमारन जो 4 अक्टूबर 1904 को चिन्नाकुलम तमिलनाडु में जन्म इनका हुआ था, इन्हें कोड़ी काथा कुमारन के नाम से भी जानते हैं। कोड़ी काथा का अगर मतलब मान ले तो निकलता है ध्वज की रक्षा करने वाला कुमारन। गांधी जी से इंस्पायर होके मिस्टर कुमारन जो है वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। भारत का झंडा लेकर ये बढ़ने लगे और कहा जाता है उस समय ब्रिटिशर्स ने झंडा फहराने पर रोक लगा दी थी, पर उसको न मानते हुए ये उसमें आगे बढ़े और वहीं इनकी एक गोली लगने से मौत हो गई। इनकी मृत्यु तक झंडा इनके हाथ में था, इन्होंने झंडे को नहीं छोड़ा और उसी कारण से इन्हें एक नाम दिया गया, नाम था कोड़ी काथा कुमारन। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुब्रमण्य शिवा का नाम आता है जिनका जन्म 1884 में बट्टगल्लुगुडु तमिलनाडु में हुआ, जो एक प्रसिद्ध लेखक, कवि और वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक और वंदे मातरम आंदोलन से प्रेरणा लेके क्रांतिकारी विचारों को फैलाया और इन्होंने एक पत्रिका इंडिया होमलैंड जो है उसकी शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लेख हैं वो लिखे जाते थे। अब ये दो नाम बड़े महत्वपूर्ण है, शायद आपने पहले इतिहास में कभी इनके बारे में पढ़ा हो, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री पढ़ाता और हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। रीजन साफ है, हमारी मेन टेक्स्ट बुक में इनके नाम नहीं होते। वर्तमान में क्योंकि भारत सरकार ही इन्हें प्रमोट कर रही है तो सवाल बनने की संभावनाएं भी बनती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, त्रिपुर कुमारन को कोड़ी काथा कुमारन क्यों कहा जाता है? सुब्रमण्यम शिवा ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सुब्रमण्यम शिवा की पत्रिका का नाम क्या था जो अभी हमने पढ़ा? नाम था उनका इंडिया होमलैंड। ये न्यूज आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी न्यूज की तरफ। अगली न्यूज भी पीआईबी से ली गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर याद किया एक व्यक्ति को जिनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा, उनकी लेगेसी को, जिन्होंने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया और भारत से दूर जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका एक सपना था कि उनके जो एशेस हैं उन्हें कोई वापस भारत ले जाएगा, जिन्हें 2003 में भारत के तत्कालीन अगर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी हैं वही भारत वापस लेकर आए। आइए इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी कई सारी बातें जो है वो लिखी जाती। अगर हम बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में तो एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 में मांडवी कच्छ गुजरात में हुआ था और इनका निधन 1930 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इनकी पहचान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी शिक्षाविद विचारक के रूप में 1905 में इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जो बाद में भारतीय विद्यार्थियों, भारतीय क्रांतिकारियों का एक जो विश्राम स्थल है उसके रूप में जाना गया, जहां गांधी जी भी कभी विजिट किए थे। बाद में इन्होंने इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका की शुरुआत की, जिसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना और सेल्फ रूल की वकालत जो है इन्होंने की। इनके सहयोगी की जब बात आती है तो विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल,
मदन लाल ढींगरा, ये आदि वो लोग हैं जो क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी हुआ करते थे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी एक अंतिम इच्छा थी कि इनके एशेज को वापस भारत ले जाया जाए। 2003 में वो काम तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इनको अस्थियों को वापस लाकर मांडवी जो गुजरात है वहां पर कच्छ में क्रांति तीर्थ की स्थापना की एक स्मारक जो है वो बनाया। अब यहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं बनती है, तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्थापित इंडिया हाउस कहां स्थित था? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां भारत में कब वापस लाई गई और क्रांति तीर्थ स्मारक जो है वो कहां पर स्थित है? अब आप में से वो लोग अपना प्रेजेंट बताइएगा, आप जिनमें से जो लोग क्रांति विश्व जो नाम है या फिर क्रांति कृष्ण वर्मा को जानते हैं, इससे पहले आपने इनके बारे में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते जहां से सवाल बनने की संभावनाएं जो है वो बनती है। अगले हमने पीआईबी से न्यूज कवर की और ये न्यूज है एक्सरसाइज कोंकण के बारे में। कोंकण 2025 जिसका कमेंसमेंट जो है कल से हुआ है, ये न्यूज हमने पीआईबी से ली। आइए इसको एनालिसिस करते किस तरह के सवाल क्या महत्वपूर्ण इससे संबंधित है। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोंकण 2025 की शुरुआत 5 अक्टूबर से हुई। ठीक है, जो कहां पर हो रहा है? पश्चिमी तट जो वेस्टर्न घाट सी बोर्ड आपका है उस एरिया में। ये 2 फेज में होगा, पहला हार्बर फेज और दूसरा जो है वो सी फेज रहेगा। हार्बर फेज 5 से 8 अक्टूबर तक और सी फेज 9 से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इनमें अलग अलग गतिविधियां, जिसमें अगर मैं हार्बर फेज के बारे में बात करूं तो व्यापारी अधिकारियों के बीच में व्यावसायिक वार्तालाप हो गया, क्रॉस डेस्क विजिट हो गया, कल्चरल प्रोग्राम, ये सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। वहीं अगर हम सी फेज के बारे में बात करूं तो एंटी एयर वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, फ्लाइंग ऑपरेशंस, सीमेनशिप एक्सरसाइज, ये सब इसमें सम्मिलित होने वाला। डिफेंस एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन हमने लास्ट एग्जामिनेशन में देखे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सरसाइज कोंकण किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित की जा रही है, कहां पर आयोजित की जा रही है, इसमें भारत की तरफ से नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा है, कौन सा शिप जो है इसमें शामिल है। ऐसे बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावनाएं हमें लगती है। आगे बढ़ते गाइस, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। अगली बड़ी न्यूज जो है वो आपके बिजनेस से ली गई, जहां ये बताया गया कि एयरबस जो एक सबसे बड़ी विमानन कंपनी है वो और टाटा जो है, ये दोनों मिलकर भारत की पहली हेलीकॉप्टर प्लांट जो है वो कर्नाटका में शुरुआत करने वाला है। तो यहां से भी सवाल बनने की संभावनाएं जो बनती है। सो बेसिक फंडामेंटल न्यूज यहां से, सो एयरबेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL मिलकर भारत का पहला निजी क्षेत्र का हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट, फाइनल असेंबली लाइन FAL, कर्नाटक के वेलगम में स्थापित करेंगे। इस संयंत्र में एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाएगा, जिसका उपयोग नागरिक रक्षा निर्यात क्षेत्रों में किया जाएगा। पहला मेड इन इंडियन H125 हेलीकॉप्टर 27 की शुरुआत तक तैयार किया जा सकता है। इससे पहले एयरबस और टाटा जो है पहले ही सफल C295 सैन्य परिवहन विमान परियोजना जो है वो वडोदरा गुजरात में शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जो प्रोग्राम है लगातार चलाए जा रहे हैं और नए नए प्लांट्स जो है वो भारत में लगाए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप एग्जाम में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी न्यूज को कवर करते हैं। न्यूज है इंदौर से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंदौर के मेट्रो, जो आपका मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसके लिए 190 मिलियन US$ का जो लोन है वो अप्रूव कर दिया है। मींस अब फाइनेंस की जो समस्या है वो इंदौर मेट्रो को नहीं आने वाली है। इस न्यूज को एनालिसिस कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में शहरी परिवहन को बेहतर बनाने, प्रदूषण को कम करने, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 1580 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो मंजूर किया। इस परियोजना के तहत 8.62 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर की भूमिगत मेट्रो लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 7 स्टेशन होंगे। यह इंदौर लाइन की भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को एयरपोर्ट से जोड़ेगी। ADB के बारे में बात करें तो 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, सतत और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। 69 सदस्य इसके देश है, जिसमें से 69 एशिया और बाकी प्रशांत जो क्षेत्र है वहां से बिलोंग करते हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक और सबसे बड़ा उधारकर्ता के रूप में जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कैसे हैं, इस तरह के फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो न्यूज है जहां से सवाल बन सकते हैं। एट लास्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल है एक्सरसाइज कोंकण 2025 जो बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में हो रही? इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेशन कैसा लगा अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।